इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे जन प्रतिनिधि कानून यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और ये दो है, एक है 1950 का 1950 का और दूसरा है 1951 का। तो चलिए इसके प्रोविजन को समझते हैं जहां से हमारे एमसीक्यू बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 1950 का जो अधिनियम है जनप्रतिनिधि का, उसमें क्या क्या चीजें क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो डीलिमिटेशन कमीशन के जो प्रोसेस है वो उसमें लिखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि जो डीलिमिटेशन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में लिखा हुआ है। डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? तो डीलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और किसकी सहायता से काम करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहायता से काम करता है। तो वो किस प्रकार निर्धारित करेगा चुनाव क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज को किस प्रकार डिसाइड करेगा, वो प्रोसेस जो है वो आरपीए एक्ट 1950 में लिखा हुआ है। आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, वो जनसंख्या के आधार पे होते हैं। जनसंख्या के आधार पे एरिया डिसाइड करना ही डीलिमिटेशन कमीशन का काम है। और वो किस प्रोसेस से काम करेगा वो लिखा हुआ है आरपीए एक्ट 1950 में। दूसरी बात कि लोकसभा साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों के विधानसभा, साथ ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी राज्यों की विधान परिषद में कितने सीट होंगे, कितने उसमें सीट्स होंगे, इसका भी निर्धारण कौन करता है? तो आरपीए एक्ट 1950। अब आप एक थोड़ा सा फैक्ट समझिएगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 81 में लोकसभा की सीट्स दी गई है कि कितनी मैक्सिमम सीट, कितनी अधिकतम सीट्स होंगी लोकसभा की, वो किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 81 में। क्या लिखा हुआ है वहां पर कि 530 जो सीट्स हैं, 530 जो सीट्स हैं वो आएंगी राज्यों से और 20 सीट्स आएंगी यूटी से। तो 530 प्लस 20 यानी 550। तो मैक्सिमम सीट, अधिकतम जो सीट है वो 81 में लिखा हुआ है 550। अब ये तो मैक्सिमम लिमिट यहां लिखी हुई है, लेकिन आरपीए एक्ट 1950 क्या कहता है कि वर्तमान में कितनी सीट्स हैं, मैक्सिमम के अंदर ही होंगी। तो वर्तमान में लोकसभा में सीट्स कितनी हैं? तो 543 है, 543 है। तो ये जो 543 सीट्स है ये कहां लिखा हुआ है? आरपीए एक्ट 1950 में। अब देखो 543 से 550 तक तो हम आसानी से आरपीए एक्ट में संशोधन करके बढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर हमको 550 से आगे सीट बढ़ानी होगी तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि 81 को अमेंड करना पड़ेगा जहां पर मैक्सिमम सीट को लिखा गया। चलिए और आगे देखते हैं। तो यहां लिखा हुआ है कि इलेक्टोरल रोल के प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है वो भी किस में लिखा हुआ है? तो आरपीए एक्ट 1950 में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ वोटर्स यानी जो मतदाता हैं उनके क्वालिफिकेशन की बात भी किस एक्ट में है? तो आरपीए एक्ट 1950। यहां ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात नहीं है, वोटर्स के क्वालिफिकेशन की बात है। कैंडिडेट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात आरपीए एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब आरपीए एक्ट में कौन कौन से शेड्यूल हैं, जहां पर क्या क्या लिखा हुआ है। तो जो पहला शेड्यूल है उसमें हाउस ऑफ द पीपल में कितने सीट्स होंगे उसका निर्धारण बताता है। ये हाउस ऑफ पीपल का मतलब हो गया यहाँ पर लोकसभा में कितनी सीट्स होंगे उसका निर्धारण करता है। जो सेकेंड यानी दूसरा जो शेड्यूल है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्यों की विधानसभा में कितनी सीट्स होंगी उसका निर्धारण करता है। तीसरा जो है शेड्यूल जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद में कितनी सीट्स होंगी उनका निर्धारण करता है। चौथा जो शेड्यूल है वो उन लोकल अथॉरिटीज को बताता है जहां से विधान परिषद के लोग चुन करके आएंगे। कौन कौन सी लोकल अथॉरिटीज होंगी जहां से चुनकर आएंगे वो किस में लिखता है? तो फोर्थ शेड्यूल में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देखिए आरपीए एक्ट जो है वो 1951 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1950 क्या कर रहा था? सीट्स को डिसाइड कर रहा था, डिलिमिटेशन की प्रोसेस को बता रहा था, वोटर के क्वालिफिकेशन को बता रहा था, इलेक्टोरल रोल कैसे बनेगा उसकी बात कर रहा था। लेकिन 1951 जो दूसरा एक्ट है वो किसकी बात करेगा? तो वो करेगा
कि चुनाव किस प्रकार होंगे, चुनाव किस प्रकार से होंगे, जो चुनाव की प्रक्रिया है उसको बताने का काम करता है आरपीए एक्ट 1951। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होंगी, प्रशासनिक मशीनरी क्या होंगी जिनसे हम चुनाव कर पाएंगे, वो बताता है आरपीए एक्ट 1951। साथ ही पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर्ड करना, वो किस में लिखा हुआ है, आरपीए एक्ट में, कि किस प्रकार से, किस प्रोसेस से हम पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्ट्रेशन करेंगे, वो किस में लिखा हुआ है, तो आरपीए एक्ट 1951 में। साथ ही कि मेंबर जो है उनके क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उनकी बात भी कौन करता है, तो आरपीए एक्ट। साथ ही करप्ट प्रैक्टिसेस को किस प्रकार हम रोक पाएंगे, किस प्रकार करप्ट प्रैक्टिसेस को हम होने से रोक पाएंगे, वो कौन बताता है, तो आरपीए एक्ट 1951। साथ ही जो भी डिस्प्यूट्स होंगे इलेक्शन के दौरान, उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, तो वो भी किसमें मिलता है हमको, तो आरपीए एक्ट 1951 में देखने को मिलता है। तो देखो आरपीए एक्ट 1951 में और क्या है, तो किसी भी पार्लियामेंट में आप अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में, तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए उसकी बात करता है। तो देखो कैसे, अ पर्सन मस्ट बी एन इलेक्टर इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि एक व्यक्ति जो है निर्वाचन क्षेत्र में एक निर्वाचक होना चाहिए, यानी कि वो वोटर होना चाहिए। तो वोटर होना उसका जरूरी है ना। आपको पता है कि सिटीजन ऑफ इंडिया का एक प्रमाण पत्र मिलता है, वोटर आईडी मिलती है, उस वोटर आईडी से ही आइडेंटिफिकेशन होता है कि आप वोटर हैं या नहीं। तो आपका वोटर होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात कि पर्सन मस्ट बी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अगर कोई व्यक्ति किसी रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ता है जो कि एससी या एसटी का सीट है, तो उसको एससी या एसटी कम्युनिटी का होना चाहिए। भारत के किसी भी जगह से वो एससी या एसटी का कम्युनिटी का मेंबर हो सकता है अगर उसको चुनाव लड़ना है तो। नेक्स्ट पे देखते हैं कि मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग एमएलए एमपीज। तो एमएलए हो चाहे एमपीज हो, उनकी मिनिमम एज क्या है, तो 25 साल है। मिनिमम एज 25 साल है एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो है 25 साल है। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज जो है वो 30 ईयर्स है, 30 साल है। वहीं अगर हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की बात करें तो वहां मिनिमम एज 21 ईयर्स है, 21 साल है। तो ये भी कहां लिखा हुआ है, आरपीए एक्ट 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू वोट। ये हमेशा डिबेट का विषय रहता है। कुछ लोग कहते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी संवैधानिक अधिकार है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये एक लीगल राइट है। अगर लीगल राइट की बात करें तो ये कहां लिखा हुआ है, तो आरपीए एक्ट 1951 का जो सेक्शन 62 है वो कहता है वोट देने का अधिकार, वो देता है आपको वोट देने का अधिकार। और अगर हम संविधान की बात करें कि कहां पर हमको वोट देने का अधिकार मिलता है, तो आर्टिकल 326 जहां पर यूनिवर्सल सफरेज है, यानी 18 वर्ष का से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है वो वोट दे सकता है, ये कहलाता है राइट टू वोट। तो हमेशा डिबेट का विषय रहता है कि राइट टू वोट एक संवैधानिक राइट है या एक लीगल राइट है। हम इस समय जो प्रेजेंट की सिनेरियो है, जो यूपीएससी डिमांड कर रहा है, उससे हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के रूप में ही देखते हैं फिलहाल के लिए। वैसे कुछ जगहों पर इसको लीगल राइट्स माना जाता है, कुछ जगहों पर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट माना जाता है, बट फिलहाल के लिए हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मानते हैं, यानी संवैधानिक अधिकार मानते हैं। इस अनुच्छेद के तहत आर्टिकल 326। और अगर हम इसको लीगल राइट मानते हैं तो किस सेक्शन के तहत, सेक्शन 62। ये याद रखना हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए कि लीगल राइट है तो आरपीए एक्ट 1951 के तहत है, और साथ में किस सेक्शन में है, तो सेक्शन 62 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, ये 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका एक सेक्शन है 126। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि 48 आवर्स बिफोर पोलिंग के, मतलब चुनाव होने के, मतदान होने के 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार से टेलीविजन या उस तरह से उस जैसे उपकरण का प्रयोग आप चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। यही तो आचरण संहिता है। आप लोगों ने सुना होगा आचार संहिता लग गया, 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो गए, और टेलीविजन या और किसी माध्यम में आप उस जैसे उपकरण, यहाँ पर प्रिंट मीडिया की बात नहीं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात है, टेलीविजन की बात है कि आप चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन 126। यहां देख लिया आपने कि
ये प्रिंट मीडिया पे लागू नहीं होता, न्यूज पोर्टल पे लागू नहीं होता, सोशल मीडिया पे लागू नहीं होता। एक और सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 126A। ये क्या कहता है कि एग्जिट पोल पे रोक लगाता है। एग्जिट पोल क्या होता है भाई? तो दो टर्म है, एक ओपिनियन पोल और एक है एग्जिट पोल। चुनाव से पहले जो पोलिंग आती है, जो सर्वे आता है, उसको ओपिनियन पोल कहते हैं। ओपिनियन पोल हो सकता है 2 महीने पहले आ जाए, हो सकता है 5 महीने पहले आ जाए, हो सकता है 1 साल पहले आ जाए। ओपिनियन पोल आते रहते हैं। एग्जिट पोल क्या होता है? जैसे ही कोई मतदाता वोट देकर बाहर निकलता है तो उससे उसका रुझान पूछा जाता है कि उसका वोट किस तरफ गया है। तो एक जनरल आइडिया लगाया जाता है, एक जनरल सर्वे लगाया जाता है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने रोक दिया कि नहीं भैया, एग्जिट पोल अगर आप दे देते हो तो उससे क्या होता है कि आगे होने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि चुनाव कई चरण में होते हैं, उन पर प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि नहीं, जिस दिन चुनाव समाप्त हो पूरी तरीके से, उस दिन शाम को आप दिखा सकते हो एग्जिट पोल, चुनाव के दौरान नहीं दिखा सकते। तो ये किस सेक्शन के द्वारा है? तो सेक्शन 126A के द्वारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए। अब इसकी एक धारा है सेक्शन 8 क्लॉज 3। ये इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट में न्यूज में भी है। राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन इसी धारा के तहत हुआ है, इसी सेक्शन के द्वारा हुआ है। ये क्या कहता है कि अगर आपको 2 साल या उससे अधिक की जेल हो जाती है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और ये किसमें लिखा हुआ है? तो आरपीए एक्ट 1951 में लिखा हुआ है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 123(3)A। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आए दिन चुनाव में हेट स्पीचेस होती हैं। तो ये कहता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे आप लोगों को बांट दो। तो आरपीए एक्ट कहता है कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं करेंगे, इस तरह का बंटवारा नहीं करेंगे, सबको बराबर रखेंगे वोटिंग के दौरान। तो इस तरीके से हमने आरपीए एक्ट को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजों को लाएंगे जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।